हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी का जो पार्ट है सेकंड, यानी कि गॉस की प्रमेय तथा कूलॉम का गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। यह चैप्टर का नाम होता है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम समझेंगे, ये लेक्चर 1 है, ठीक है। इसके बाद लेक्चर 2 आएगा, ठीक है। और लेक्चर 2 के अंदर अप्रोक्सीमेट में पूरा सिलेबस जो है इस टॉपिक का खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है गॉस की प्रमेय या वैद्युत फ्लक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल वेक्टर, फिर गॉस की वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फिर गॉस की प्रमेय, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे, सिद्ध करेंगे गॉस की प्रमेय फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और फिर उसके बाद में इसके आधार पर कूलॉम के नियम की हम स्थापना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें चीज समझना है क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी एरिया है, कोई भी पृष्ठ है, उसके हमेशा बाहर की तरफ होती है। सपोज करते हैं अगर इसका हमें क्षेत्रफल वेक्टर निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, इस साइड में होगा, बाहर की तरफ। अगर इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके पीछे से देखा जाए तो कितना होगा, अंदर की तरफ जाएगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। क्षेत्रफल वेक्टर जो हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो। सबसे पहली चीज है तो हम क्षेत्रफल वेक्टर समझते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे टॉपिक देख लेंगे जो जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और अगर जब हम इसको वेक्टर लगाएंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए इजिकल टू कितना होता है, एन कैप मोड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि परिमाण और इंगित वाली दिशा, ठीक है। एन कैप क्या प्रेजेंट करेगी कि उसकी दिशा को। सपोज करते हैं हमने ये एक वृत्त ले लिया, इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है, कोई डिस्क है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कोई वर्ग है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है, ठीक है। और सपोज किया हमने ये कोई सिलेंडर है, ये कोई बेलन है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। कहाँ पर होता है, बाहर की ओर। ये जो है किस पर निर्भर नहीं करता, ये ना तो फ्लक्स पर निर्भर करेगा ना किसी चीज पर, ये सिर्फ शेप पर डिपेंड करता है कि शेप की मुंह किस तरफ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। सपोज कीजिए ये कोई वृत्त था या कोई पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, ए, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से रखा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर। और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड एन कैप अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सपोज कीजिए कि इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर किस तरफ है, आउटवर्ड होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आ रही होगी, इस तरफ जा रही होगी, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं, ये इस तरह से बना लेते हैं। अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, तो इस तरह से रखा हुआ है, यानी कि ये था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना था तो इसका मुंह किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ होगा। दूसरी चीज, इसका अगर क्षेत्रफल वेक्टर इस पॉइंट से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि इस पर कोई काल्पनिक प्रश्न बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पर हमको क्षेत्रफल वेक्टर देखना है। दूसरा एक ये पॉइंट बना लेते हैं, इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है, इधर देखना है और इधर देखना है, ये 4 पॉइंट है। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये इसकी वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है तो किधर की तरफ होगा, इसका मुंह इधर की तरफ हो गया, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर इसका ये हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है तो ये हो गया, इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है तो यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए बिना क्षेत्रफल वेक्टर समझे हुए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ रख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये हमने फिगर देख लिया, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ हमने दिखाई है, क्लियर हो गया। अगर स्मॉल एलिमेंट लेंगे, मैंने तो यहाँ कैपिटल ए ले लिया, अगर छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उसका हम जितना डीए से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका डीए की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट तो फाई से किया जाता है, ठीक है, यानी कि अब हम क्या लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमको समझना है, ठीक है, यानी कि हमने क्या समझना है, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि फाई इक्वल टू होता है हमारा ई डॉट ए, ठीक है। यानी कि ये एक सदिश, ये क्या है, अदिश राशि है। इसमें तो कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, सदिश राशि होती है। यानी कि हमारा अगर कोई डॉट प्रोडक्ट आ जाए या बिंदु गुणन आ जाता है तो उसमें सारी चीजें क्या लगती है, बिंदु गुणन वाला फॉर्मूला लग जाता है, बिंदु गुणन, ठीक है।
दूसरी चीज फ्लक्स है क्या? फ्लक्स होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, ये होती है वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। यानी कि किसी तल के या किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। सपोज किया हमने कि इस पे से हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है, यानी कि हमने कोई ये एरिया ले लिया, तो इस तल के अभिलंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर तो तल का लंबवत क्या हो गया? ये लंबवत है और ये इधर लंबवत है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? तल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो संख्या है, संख्याओं की माप है वैद्युत बल रेखाओं की, उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ये अंदर की तरफ आ रही है और ये बाहर की तरफ जा रही है, क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम ये तल हमारा इस तरह से है कि सपोज किया थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइंड है, टिल्टेड है, ठीक है, झुका हुआ है, तो वैद्युत बल रेखा तल के अभिलंबवत गुजरेंगी, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हो गई। यानी कि ये जो फील्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि ये सदिश राशि है, तो यानी कि अगर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो कौन सा एंगल आता है? कॉस थीटा, ये चीज आती है, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गया, यानी कि अगर फाई का दूसरा फॉर्मूला लिखा जाए तो एक्स वेक्टर जो है 3 कंपोनेंट्स में जाएगा। यानी कि सपोज करते हैं हम यहाँ पर कोई हमें एक ही फील्ड दिखानी है, तो ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, कोई से हम x y z कहीं भी ले सकते हैं। तो इसका अगर कंपोनेंट के फॉर्म में देखा जाए, सपोज कि इस पॉइंट पर हमको निकालना है वैद्युत फ्लक्स, ये पॉइंट भी है, ये 3 डायरेक्शन में है, तो यानी कि ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, ये होता है। दूसरी चीज है, अगर हम a का वेक्टर निकालेंगे तो a x एक्सिस i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि इनका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा कंपोनेंट के फॉर्म में, अगर वेक्टर ई और उसके रेस्पेक्ट में दिखाया जाए। जैसे ही हम इसको डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ये कितना रहता है? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और अब थीटा की वैल्यू कितनी होती है कॉस में? यानी कि कॉस 0 की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है कॉस 45 की 1/√2, और कॉस 60 की कितनी होती है? 1/2, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है। अगर वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह से हो जाए, यानी कि 90 डिग्री पे आने लगे इस तरह से, तो वैद्युत बल रेखा वहां पर कितना होगा? वैद्युत बल रेखाएं तो जा रही होंगी, लेकिन वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा वहां पर? 0, क्योंकि cos 90 पे ये एंगल डिपेंड कर जाएगा। ये रहा वैद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर प्लस क्यू आगे से, कितना आगे से? प्लस क्यू आगे से, तो वैद्युत बल रेखाएं तल के अभिलंबवत चारों तरफ निकलेंगी, यानी कि बाहर की तरफ। अगर इसी पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश उपस्थित है, कैसा है? ऋण आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी? अंदर की ओर होंगी। कैसी होंगी? अंदर की ओर, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा वैद्युत फ्लक्स के बारे में हो चुका। यानी कि अब इसके बाद में हमको देखना है, वैद्युत फ्लक्स हो गया, अब देखते हैं हम सीधी सीधी गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय बोलते हैं, हमको समझना है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या बताएगी? वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएगी, ठीक है। और अगर धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? अंदर की ओर। इतना तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी कि इसमें हमको समझना है क्या? वैद्युत गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो देखिए गॉस की प्रमेय है क्या? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। विमा हमको बनानी है तो इसकी एटी करते हैं, इसकी mlt-2 करते हैं, तो जरा इसकी विमा देख लें क्या होती है। विमा कूलम की रंग रखी 80 का स्क्वायर विमा, ठीक है, 80 का स्क्वायर रख दिया, और ये कितनी होती है? mlt-2, यानी कि न्यूटन की जो विमा होती है mlt-2 होती है, और n क्या है? लंबाई है, तो इसका कितना हो जाएगा? l स्क्वायर। अब इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस, और l नीचे 2 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ml-3, ठीक है। t-2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का ml t की पावर कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि a ऐसे दे जाएगा। ये हो गई इसकी विमा, ठीक है। अब वैद्युत गॉस की प्रमेय भी क्या बताती है? सबसे पहली चीज फ्लक्स बताती है। क्या बताती है? फ्लक्स। इसका मतलब होता है कि किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश जो होगा, किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश
Q और 1/ε0 का गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल। ठीक, ये हो गया। यानी कि Q और 1/ε0 का जो गुणनफल है वो वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। ये गॉस की प्रमेय में बताया था, यानी गॉस साइंटिस्ट ने बताया था। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश है, ठीक है, तो इसके अंदर जो निर्वात में ये रखा हुआ है, तो इस आवेश और क्या है ε0 यानी निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जरा वैद्युत फ्लक्स समझते हैं क्या चीज होती है। सबसे पहली चीज गॉस की प्रमेय क्या बताती है? वैद्युत फ्लक्स बताती है। ठीक है, तो अब जरा इसके गॉस की प्रमेय या फिर फ्लक्स के गुण लिख लेते हैं। ठीक है, इसके गुण समझने हमें, वैद्युत फ्लक्स के गुण। देखिए सपोज कीजिए सबसे पहली चीज यहाँ पर कोई प्लस Q कूलम का आवेश उपस्थित है, तो ये आवेश क्या करेगा? वैद्युत बल रेखा निकालता है। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। ये गई इस तरह से, ये गई इस तरह से, ये गई इस तरह से, और ये गई इस तरह से, और ये गई इस तरह से, ये गई इस तरह से। ये सब वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें ये बताएंगे। दूसरी चीज है कि यहाँ पर हमने -Q आवेश इसके अंदर रख दिया, तो अब क्या होगा? वैद्युत बल रेखा कहाँ होंगी? अंदर की तरफ आएंगी। कहाँ होंगी? अंदर की तरफ। और ये आती कहाँ से? प्लस से आती है। कहाँ से आती है? प्लस से आती है और ऋण पर खत्म होती है। अब दूसरी चीज है कि अगर इस पृष्ठ के अंदर यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है और यहाँ -Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक द्विध्रुव का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा? द्विध्रुव का निर्माण, यानी कि वैद्युत बल रेखा जो इधर से जा रही होंगी और इसके अंदर आ रही होंगी। ठीक है, यानी कि बाहर से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, शून्य फ्लक्स। ठीक है, अब दूसरी चीज है, अगर हमने यहाँ पर कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है, इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है और यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है, अब क्या होगा? इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही होंगी, इस तरफ जा रही होंगी ऐसे, तो इसके अंदर कितना फ्लक्स होगा? इसके अंदर 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। दूसरी चीज, ये 3 फिगर हो गए, यानी कि अगर फ्लक्स कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई वस्तु है, उसके अंदर प्लस Q आवेश रखा है, तो वैद्युत फ्लक्स कहाँ होगा? बाहर की ओर। अगर कोई आवेश है, उसके अंदर धनावेश रखा हुआ है, ठीक है, तो वह फ्लक्स बाहर की तरफ है, और अगर उसी में ऋण आवेश रखा हुआ है तो कहाँ है? फ्लक्स बाहर की तरफ होगा। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? कि समान आवेश दोनों के अंदर, उसके अंदर पृष्ठ के अंदर उपस्थित है, और लेकिन एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो उससे कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। तीसरी और ये कंडीशन क्या कहती है? कि अगर कोई पृष्ठ है, उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो उसके पास एक कोई आवेश रखा है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर की तरफ जा रही होंगी, लेकिन इसका फ्लक्स कितना होगा? 0, यानी कि इसके अंदर कितना फ्लक्स है? 0 फ्लक्स उपस्थित है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज है, अब इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हमें ये सारी चीज समझ में आ गई, फ्लक्स कब 0 हो जाता है, कब 0 नहीं होता है। ठीक है, एक कंडीशन में बनाता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर +2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर -2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर +2 कूलम का चार्ज, ये 3 चार्ज इसके अंदर उपस्थित है। तो देखिए ये वाली, तो ये +2 और +2 क्या करेगा? इसको न्यूट्रल कर देगा, यानी कि इसकी वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही होंगी? इसकी तरफ आ रही होंगी और इसकी तरफ जा रही होंगी। ठीक है, ये तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन +2 कूलम का आवेश क्या करेगा? वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकाल लेगा। 2 ही बल रेखाएं निकलेंगी, जिधर से भी निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि 2 कूलम का आवेश है। क्लियर हो गया? ठीक, अब अगर इस पृष्ठ के पास हम यहाँ पर एक +Q कूलम का रखते हैं और एक -Q कूलम का रखते हैं, अब पूछेंगे इसके अंदर से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो देखिए ये +Q और ये -Q, इसको खत्म कर दिया, वैद्युत बल रेखाएं बाहर नहीं आ रही है, और ये वाला जो आवेश है, इसकी वैद्युत बल रेखाएं इसके ऊपर से निकल रही होंगी, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब जरा चलते हैं गॉस की प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें प्रूव करना है गॉस की प्रमेय कितनी होती है? phi = Q/ε0 होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक वो बना लेते हैं, कोई भी पृष्ठ ले लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब हमारा पृष्ठ जो है या तो सिमेट्रिकल हो, यानी कि एक स्थिर कंडीशन वाला, एक अच्छी कंडीशन वाला हो, या कोई उल्टी सीधा कोई हम फ्लक्स ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम, सबसे आसान जो होता है हमें समझने के लिए, हम एक गोला रखते हैं। क्या लेते हैं? गोला। एक गोला बनाते हैं, इसके अंदर +Q आवेश रख देते हैं इसके केंद्र पर। ठीक है, इसके केंद्र पर एक +Q आवेश यहाँ पर हमने रख दिया, इससे r मीटर की दूरी पर एक काल्पनिक पृष्ठ हमने बना दिया। इसका पूरे का क्षेत्रफल तो a है, इसका हमने क्षेत्रफल मान लिया कितना होगा? dA। तो क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है, dA। ठीक है,
हमेशा तल के लंबवत होगा, चाहे हम इसको इधर लें या इधर लें या इधर लें, कहीं भी ले लें, ये हमेशा कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। हम अब क्या करते हैं, धनावेश है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो सपोज किया जो वैद्युत बल रेखा है इसकी बिल्कुल लाइन बन गई वेक्टर ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन गया थीटा इसका भी कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब इससे कुछ फ्लक्स बाहर निकल गया होगा और ये इसकी जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स यानी कि बिंदु P पर, हमने मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु P पर जो फ्लक्स होगा, बिंदु P पर फ्लक्स, ठीक है, वो कितना होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक। अब देखिए दोनों के बीच में यानी कि वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल वेक्टर की जो कोण है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 0 डिग्री का। जब कोण 0 डिग्री का होता है तो जब इसको रिप्लेस करते हैं फाई इक्वल टू ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा ई डी ए, ठीक है। ये हमने इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर बिंदु ओ है, बिंदु ओ से यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जो हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण इसकी देखिए ये धनावेश है, ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, एक स्रोत आवेश है। ये वाला आवेश क्या है, परीक्षण आवेश, इसकी खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये हमको लगा दिया हमने यहाँ पर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र लगाया। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता कितना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने ये DA लिया है, ये क्या है, देखिए अगर ये गोला है तो ये भी क्या होगा, गोला होगा, यानी कि DA इक्वल टू कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर DA की जगह कितना रख देंगे 4 पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ रख देंगे हम 4 पाई R स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो बचता कितना है हमारे यहाँ पर E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूफ करना था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो गुजरने वाला जो फ्लक्स है, यानी कि यहाँ पर E का हमने मान रख लिया, यहाँ तो फाई आना है, यहाँ पर फाई, तो ये कितना हो जाएगा फाई, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ हमने क्या करा, गॉस की प्रमेय से या गॉस की प्रमेय हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी के आधार पर हमको कूलाम का नियम स्थापित करना है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना, ठीक है। तो देखिए गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना करेंगे, ठीक है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना, यानी कि कूलाम के नियम की स्थापना, कूलाम के नियम की स्थापना, इसको प्रूव करना है किससे, गॉस प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। अब सपोज करेंगे हम यहाँ पर फिर एक गोला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई बिंदु आवेश रखा केंद्र O पर +Q, ठीक है, और इससे यहाँ पर हमने एक +Q नॉट या परीक्षण आवेश रख दिया। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और क्षेत्रफल वेक्टर DA ये भी कहाँ होगा, हमेशा बाहर की ओर होता है। इसकी जो दूरी है वो है R। अब हमें कूलाम के नियम की स्थापना करनी है। अगर हम देखें इसको तो कूलाम का नियम तो हमारा वैसे भी इसके ऊपर वैलिड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें लगानी है गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये हमने लगा लिया, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, गॉस इसका यानी गुजरने वाला फ्लक्स यानी कि फ्लक्स लगाएंगे। तो फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू E डॉट डी ए, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये यहाँ से हमको मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम DA लगा लेते हैं। यहाँ पर कितना DA का मान लगाएंगे, तो DA कितना होगा, DA इक्वल टू होगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये R तक क्या है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट DA की जगह रखेंगे हम 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू मिलेगी हमको वो कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अगर चाहे तो देखिए यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? अगर पूछ ले कि गॉस की परिमिति से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की स्थापना कीजिए तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थापना हो गई है। अब हमें ना गॉस की परिमिति लगाना है। तो देखिए ये प्लस क्यू नॉट है और ये प्लस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू नॉट है। जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश और दूसरा कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होने लगता है। यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या कहता है? वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा E = F/Q0, यानी कि बल तथा आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। अब क्या करेंगे, 1 व 2 से, इससे समीकरण 1 व 2 से हमें कूलाम का नियम सिद्ध करना है। तो E का मान तो हम ये लगा लेंगे 1/4πε0 Q/r², ये लग गया। और यहाँ पर मिल जाएगा हमको F/Q0। इस Q0 को जब इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? F = 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा कूलाम के नियम की स्थापना होगी। अब देखिए इसके बाद बचते हैं 3 टॉपिक। ठीक है, उन 3 टॉपिक में क्या होगा? आवेश का वितरण किस तरह से हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए आवेश का वितरण सरफेस पर भी होता है। आवेश का वितरण किस पर होता है? आवेश का वितरण रेखा पर होगा, आवेश का वितरण सरफेस पर होगा यानी कि पृष्ठ पर, और आवेश का वितरण आयतन पर होता है। तो देखिए इसको मैं ऑलरेडी कूलाम के नियम में समझा चुका हूँ। ठीक है, यानी कि जो इससे पहले वाला जो टॉपिक है, उससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने इन सब चीज़ों को समझाया है। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है और पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। तो आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है? आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब हम एक टॉपिक और है उसको देख लेते हैं, आवेश का वितरण, आवेशों का वितरण। तो आवेशों का वितरण जो होता है वो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। सबसे पहली चीज ये होता है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण सिर्फ सरल रेखीय पथ पर हो, इस तरह से हो, लाइन पर फैले। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है? एक दिशा में 1D, ये क्या होता है? 2D, और ये क्या होता है? 3D। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा = Q/L, और इसका यूनिट होता है, इसका होता है सिग्मा = Q/A, और यहाँ पर V होता है Q/ρ होता है Q/V। मात्रक इसका होता है कूलाम पर मीटर, इसका होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। यानी कि ये क्या है? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, पृष्ठ आवेश वितरण क्या होगा? पृष्ठ आवेश वितरण में आवेश का जो वितरण है वो उसके सरफेस पर होगा। कहाँ पर होगा? सरफेस पर। ठीक है, यानी कि इसके पूरे पृष्ठ पर होगा। इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, और ये चला हमारा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण कहाँ होता है? तीनों दिशाओं के अंदर होगा, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह फैलेगा। आवेश जो है सब तरह की जगह फैला हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। ठीक है, यानी कि एक लेक्चर हो चुका है इसका। ठीक है, अब क्या है? दूसरा लेक्चर आएगा और उस दूसरे लेक्चर के बाद में पूरा वैद्युत फ्लक्स और गॉस की परिमिति खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स भी खत्म हो जाएगा और तीसरा वो दूसरा क्या है? गॉस की परिमिति खत्म हो जाएगी या उसके अनुप्रयोग हो जाएंगे। अब इसके बाद में तीसरे टॉपिक के बाद हम मिलेंगे वैद्युत विभव पर। ठीक है, वैद्युत विभव को मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा कर दूंगा क्योंकि वो छोटा सा है। ठीक है, उसके बाद हम मिलेंगे संधारित्र में। संधारित्र जो होता है वो काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसकी वीडियो 3 से 4 या 4 से 5 बनेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ओके, बाय।